हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज एचआरएल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो लोग या तो सिलेक्टेड हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या जिनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आज, क्योंकि एचआरएल का ऑफिशियली इनॉग्रेशन होने वाला है। मींस आज से फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी का माहौल है कि 9 TPA की एक रिफाइनरी नॉर्थ इंडिया में लग के रेडी हो चुकी है। अब एनर्जी सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिल सकती हैं। मीन्स जितना एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए उसमें एक इजाफा देखने को हमें मिलेगा। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जो एचआरआर में लोग काम कर रहे हैं और पूरे देश को। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग अपना एचआरएल के लिए ही टॉप 7 डेज का सीरीज चला रहे हैं। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका था पेट्रोलियम रिफाइनरी का। तो जो हम लोग की प्रथा थी कि जो सबसे अच्छा आंसर सबसे करेक्ट टाइम में देगा उसका फोटो अगले दिन दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 लोग का नाम सेलेक्ट हुआ है जो सबसे अच्छा सिलेक्शन लिए हैं। इसमें सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं। तो जो फर्स्ट रैंक पे हैं उनका नाम है अभिषेक प्रजापति। इन्होंने सबसे कम टाइम में सबसे करेक्ट आंसर दिया है, तो उनका फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे। सेकंड कैंडिडेट जो है उनका नाम है बलराम। इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और सारे लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, बट थोड़ा सा कम उनका परफॉर्मेंस रह गया इन लोगों से, तो इन लोग का दिखाया गया। इसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, इस वीडियो में और अच्छा कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में आपका भी फोटो दिखाया जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक सेकंड वीडियो की तरफ। जितना सिलेबस में चीजें होंगी सारी चीजें इसमें कवर की गई होंगी टॉप 50 क्वेश्चन में। छोड़िएगा मत, क्योंकि आजकल पॉलीमर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि केमिकल वाले पॉलीमर से थोड़ा कम अटैचमेंट रखते हैं, तो वहां क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, कैसे भी करके जाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एचआरआरएल के बात कर रहे हैं। इसमें जो सेकंड नंबर का हमारा ये लेक्चर है, कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले सिलेबस का, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिविटी और कंबसन करके टॉपिक दिया हुआ है। दूसरा क्या इसमें कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर और इट्स प्रॉपर्टी। इसके सिलेबस जो बात है वो पूरा मैं सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या मेंशन किया गया है। जो मैंने बताया था फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिविटी, कंबसन, इसके सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स है उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिएक्शन और इस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है केमिकल वाले थोड़ा पॉलीमर से बचना चाहते हैं, बट क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन इन्हीं 2-4 टॉपिकों से होते हैं, जहाँ बाकी लोग छोड़ देते हैं, आप लोग करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और आप लोग को पता है कैसे हमें करना है। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जो लोग नए हैं जान लें, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। सपोज करो फर्स्ट का आंसर आपको ए लगता है, तो इस टाइप से करके टाइप करें। एक ही में सभी नहीं करना है, चेक करने में दिक्कत आती है। तो अगर एक आया तो उसका एक ऐसे करके इंटर कर दीजिएगा, चला जाएगा। दूसरा जब क्वेश्चन आएगा दूसरे का सपोज करो बी आएगा, तो इस तरह से इंटर कर दीजिएगा। ठीक है ना। सभी लोग को बहुत फायदा होता है। जो लोग नए हैं अगर नहीं जान रहे हैं तो अपने सीनियर से पूछिएगा। ये जो मैं सीरीज कराता हूँ उसमें बहुत बेनिफिट होता है आप लोग का। ठीक है ना। सिलेक्शन के टाइम में एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करूंगा, सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, आप वहां से पूछ लीजिए। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटे का हो जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा करेंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। ऑलरेडी सारा टॉपिक मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, जो भी दिक्कत हो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। शुरू करते हैं अब। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या बात कर रहा है, Which of the following factors has the greatest effect on the flammability of a liquid? मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है फ्लेमेबिलिटी को, वो भी किसके, लिक्विड के। तो ऑप्शन आपके क्या है, नंबर ए कलर ऑफ द लिक्विड, ये इफेक्ट करता है। नंबर बी फ्लैश पॉइंट इफेक्ट करता है। नंबर सी डेंसिटी उस लिक्विड की इफेक्ट करती है, या उसकी विस्कोसिटी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा आपका इनमें से बेस्ट लग रहा है आंसर, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए कि पहले का कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है ना। ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, 5 सेकंड सफिशियंट होता है, क्योंकि आप सीबीटी टेस्ट देंगे, वहां प्रेशर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादा यहाँ टाइम लेंगे तो वहां तो और ज्यादा लेंगे। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लैश पॉइंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लिक्विड को बर्न होने में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप उसकी परेशान मत होइए कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का सफिशियंट वेपर हो जाता है, जिससे फायर लग जाती है। ठीक है ना।
कि इसमें क्या है, लोअर फ्लैश पॉइंट जो होगा उसका वेपर ज़्यादा होगा फॉर्मेशन, उससे आग लग जाएगी। पेट्रोल की बात करें तो उसका फ्लैश पॉइंट 43 डिग्री है। सब कुछ दिया गया, आप उसके परेशान मत होइए। -43 तो सब कुछ रहेगा। अगर मैं सारा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। नायलॉन 66 एग्जाम्पल लगा लीजिए, सभी एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन। नायलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, मतलब नायलॉन 66 किसके कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है आपको बताना है। नंबर ए इथिलीन प्लस स्टायरीन, ठीक है। नंबर बी पॉलीप्रोपिलीन प्लस एथिलीन। नंबर बी विनाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन। या नंबर डी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। ये चारों में से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिनके रिएक्शन होने से हमारा क्या बनता है, वो भी नायलॉन 6 किससे, कंडेंसेशन रिएक्शन, ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो बेस्ट लगता है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा नायलॉन 66 जनरेट होता है। ठीक है ना। सारी चीज यहाँ उसके बताई गई हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। विच मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास ए फायर, क्लास बी फायर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फायर क्लासिफिकेशन। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा मटेरियल जो है जो क्लास बी फायर के लिए अंतर्गत आता है, हमें बताना है। ठीक है। नंबर ए वुड, नंबर बी पेपर, नंबर सी पेट्रोल, या नंबर डी कॉटन। इन चारों में से बताना कौन सा क्लास बी फायर के अंदर आता है। मैंने काफी टाइम आपको फायर एंड सेफ्टी में ये पढ़ाया हुआ है कि कितने टाइप के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो क्लास बी के बारे में बात कर रहा है। तो जल्दी जल्दी आप बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, क्योंकि आपको पता है जो क्लास ए होता है मतलब सॉलिड के लिए होता है, वुड पेपर कॉटन ये सब के लिए सॉलिड आता है। क्लास बी मीन्स लिक्विड के लिए, लिक्विड में अपना क्या क्या आ सकता है देखो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, सॉल्वेंट, ये सब क्लास बी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, मतलब लिक्विड में, इसलिए हमारा वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या बात कर रहा है। विच पॉलीमर इज कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामों में कि टेफ्लॉन का टेक्निकल नाम क्या है, आपको बताना है। तो नंबर ए पीवीसी, नंबर बी पीटीएफई, नंबर सी पीईटी, या नंबर डी पीएमएमए। मैं फुल फॉर्म इस बार नहीं बताऊंगा, हर बार बताता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको फुल फॉर्म नहीं बताया जाएगा। मैं बता के खुद लगता है कि गलती करता हूं, तो जो एग्जाम में आपके ऑप्शन रहेंगे वही मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि इन चारों में से किसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है ना। टेफ्लॉन का टेक्निकल नाम इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पीटीएफए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। आपको पता है यहाँ सारी चीज आपको दिया है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन हम बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी सब कुछ दी हुई है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपने जितना चीजें पढ़ी है वो एग्जाम टाइम के समय आपको सब कुछ रिकॉल है कि नहीं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, ताकि डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन में जाके ऐसा ना लगे कि सडनली ये कौन से क्वेश्चन आ गए। सारे क्वेश्चन एक एक दो दिन इसलिए लगते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करना है मुझे, आप क्वेश्चन देख के समझ जाते होंगे कौन कॉपी पेस्ट करता है कौन नहीं। एक एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करा के कि कौन से क्वेश्चन की चांस इस बार सबसे ज्यादा है, वही क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसलिए मुझे 1 से 2 दिन लगते हैं पीपीटी बनाने में। ठीक है ना। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करना, वो तो मुझे 10 मिनट में हो जाएगा, रोज मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आपका करियर मुझे बनाना है, ना कि सिर्फ अपना टाइम पास करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। द लोअर फ्लेमेबल लिमिट, जिसको एलएफई बोलते हैं, ऑफ मेथेन, ध्यान रखना है, मेथेन इज अप्रोक्सीमेटली, मेथेन का जो लोअर फ्लेमेबल लिमिट होता है वो क्या होता है आपको बताना है। नंबर ए 5%, नंबर बी 1%, नंबर सी 15%, या नंबर डी 25%। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है लोअर फ्लेमेबल लिमिट, क्या होता है हायर फ्लेमेबल लिमिट। ठीक है ना, या अपर। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है कि सबसे बेस्ट वही हो सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5%, क्योंकि मीथेन का जो हमारा वो होता है लोअर फ्लेमेबल लिमिट होता है वो 5% होता है, और अपर की बात करें तो 15 होता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ आपको लोअर का 5% और इसका 15%। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आपको ध्यान रखना, अगर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटलिंग आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो इन चारों में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीमर है, आपको बताना है। नंबर ए पॉलीएथिलीन, नंबर बी पॉलीप्रोपिलीन, या नंबर सी बेकेलाइट, या नंबर डी पीवीसी। इन चारों में से कौन सा ऐसा है, इसको जितना स्टार लगा सकते हैं लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मिलता है थर्मोप्लास्टिक से, एक क्वेश्चन मिलता है थर्मोसेटलिंग से, ठीक, कोई एक जरूर मिलेगा। तो इन चारों में से कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि थर्मोसेटलिंग का एग्जाम्पल है, वो आपको बताइए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। बेकेलाइट इकलौता एक है इसमें ऑप्शन में जो थर्मोसेटिंग है, बाकी ये जो तीनों हैं वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना। अब यहाँ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जानते थोड़ा सा बता देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हीट करने पे, ठीक है ना, वो मेल्ट या सॉफ्ट हो जाते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग होता है एक बार उसको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया गया और नेक्स्ट टाइम चाहो उसको हीट करके सॉफ्ट करके या मेल्ट कर लो तो वो नहीं होगा, ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। बल्कि थर्मो जो प्लास्टिक होता है, एक बार कोई स्ट्रक्चर बनाए, समझ लो बॉटल बना लिए, तो जब लगता है बॉटल की जरूरत नहीं उसे हीट करोगे वो मेल्ट हो जाएगा, दूसरा चीज बना सकते हो। तो थर्मोप्लास्टिक वो थर्मोसेटलिंग दूसरा है कि परमानेंट डिफॉल्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या बात कर रहा है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वेपर क्लाउड हमारा एक्सप्लोजन जनरली अकर व्हेन, कब होता है आपको बताना है। नंबर एक जब स्टीम कंडेंसन हो गया, या नंबर ए फ्लेमेबल वेपर मिक्स विथ एयर एंड लेटर इग्नाइट्स, नंबर सी जो वाटर बॉयल रिपीटली, वाटर जो अचानक बॉयल होना शुरू हो गया, नंबर डी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज। इन चारों में से कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है जो डिस्क्राइब कर रहा है वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन को अपने। सिंपल से ये सब चीजें इंडस्ट्रियल हजार्ड्स के सारे क्वेश्चन हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो कब फायर लग जाएगा, कितना एयर में कंसंट्रेशन गैस की है, ये सब आप अगर नहीं जान पाओगे तो फायर कभी भी लग सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए फ्लेमेबल वेपर मिक्स विथ एयर एंड इग्नाइट। मतलब क्या होता है, कोई भी वेपर जब एयर में मिक्स हो जाता है और मिनिमम अमाउंट जिसपे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या बात कर रहा है, विच पॉलीमर इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर हम लोग मेनली यूज करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए पीवीसी, नंबर बी बेकेलाइट, नंबर सी नायलॉन, या नंबर डी पीईटी। आप जो भी बॉटल पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप या वाटर बॉटल, आप उसके पीछे देखेंगे तो एक टैग ऐसे बना होता है, इस टाइप का एक टैग बना होता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यही लिखा होता है, ठीक है ना। तो आप बताइए क्या वो लिखा होता है, इतने दिन से कॉमनली हम लोग यूज करते हैं तो इतना तो इंजीनियर होने के नाते हमें पता होना चाहिए। इन चारों में से कौन सा वो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल बना होता किससे, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कौन सा सही आपको लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा पीईटी हमारा। पीईटी के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, पॉलीइथिलीन टेराफिलेट जो होता है, इसी से वाटर बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग देख लेते हैं क्या बात कर रहा है, विच कंबसन प्रोडक्ट इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन। कौन सा जो कंबसन प्रोडक्ट है, मतलब अगर कोई चीज हम जलाते हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, तो उनमें से ऐसा कौन है जो ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो आपको बताना है। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी वाटर वेपर, नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या नंबर डी नाइट्रोजन। इन चारों में से कौन सा है जो हम किसी चीज को कंबसन करते हैं और निकलता है तो ह्यूमन के लिए डेंजर है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना ही चाहिए, ये हमारे एक जनरल अवेयरनेस की भी चीज़ है कि पता चलना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या सेफ्टी लेनी है और ऐसा ना हो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि आपको कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है बहुत डेंजरस गैस है, ये क्या करता है अपना, ये जो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, पॉइजनस होता है, ये क्या करता है 200 से 250 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये क्या कर देता है कि जो ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड में उसको रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन लेवल को। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस कर देगा हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, हेडेक होने लगेगा, डेथ भी हो सकती है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ये जनरल अवेयरनेस की चीज है इसलिए बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग क्या बात कर रहा है, which polymer possess the highest chemical resistance among the following। कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो केमिकल के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट करता है, मतलब केमिकल डालते वो गल नहीं जाता, उस पर सस्टेन कर ले जाता है, इनमें से कौन है। नंबर ए पॉलीप्रोपिलीन, नंबर बी पीवीसी,
या नंबर सी PTFE या नंबर डी टेफ्लॉन। इन चारों में से ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा केमिकल रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है ना, वो पॉलीमर ऐसा कौन सा है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा मेहनत आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो सामने आपके सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर दबा सकते हैं, अपने सपोर्ट दिखा सकते हैं हम लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए और अच्छे से और जितने एफर्ट डाल सकें और करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी PTFA पर टेट्रा पॉलीएथिलीन, मतलब टेफ्लॉन एक ऐसा है जो केमिकल को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस करता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या बात कर रहा है, कंप्लीट कंबसन ऑफ प्रोपेन। ध्यान रखना, प्रोपेन मेनली प्रोड्यूस, अगर प्रोपेन गैस है और उसका कंप्लीट कंबसन मतलब जल गया है, तो उनमें से क्या मोस्टली प्रोड्यूस होगा आपको बताना है। नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट, सूट मीन्स राख होता है, ठीक है ना, सूट। नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, या नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन चारों में से क्या प्रोड्यूस होता है जब हम प्रोपेन को कंप्लीट कंबसन करा देते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, HPCL में भी पूछे गए हैं, तो HRIL मोस्टली HPCL का ही पार्ट है, तो चांस बनते हैं यहाँ से भी, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा प्रोड्यूस होता है जब हम प्रोपेन को कंबसन करते हैं पूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, which property of polymer indicates their resistance to deformation under tensile load। मतलब किसी भी पॉलीमर पे जब हम टेंसाइल लोड देते हैं तो वो कौन सा चीज है जो उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करता है डिफॉर्म होने के लिए, ठीक है ना। मतलब वो क्या प्रॉपर्टी है जो उसको डिफॉर्म होने से रोकती है। तो नंबर ए डेंसिटी, या नंबर बी थर्मल कंडक्टिविटी, या नंबर सी हार्डनेस, या नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन चारों में से ऐसा क्या है जो हमें बताता है उसकी प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, जो डिफॉर्म होने से रोकता है, ठीक है ना, पॉलीमर को। सिंपल सा चीज है, कोई चीज रखा हुआ है, इस पर लोड रख दो तो डिफॉर्म होगा ही होगा। तो इस मटेरियल के अंदर से क्या प्रॉपर्टी होती है जो डिफॉर्म नहीं होने देता है, ठीक है ना, वही आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको पता किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेन होती है उसे डिफॉर्म करने या ना करने के लिए, ठीक। ये मैकेनिकल ऑपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या बात कर रहा है, आपको पता है जितना पॉलीमर और ये फ्लेमेबिलिटी एक्सप्लोजिबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन ढूंढ के निकाले जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने के चांस है HPCL में और HRIL में, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि नेट पे सर्च मारा जो क्वेश्चन दिख गया वही डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन देख के समझ पाते होंगे कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और ये जितनी PDF होगी सब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में आपको फ्री मिलेगी, कोई भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। जितनी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। कोई अगर बोले कि PPT और इसका चीज का मैं कॉस्ट लूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे मैं सब कुछ अपलोड किया हूँ, बस केमिकल पीडिया सर्च कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन लाइव करंट फायर, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है ना। साफ साफ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम नहीं यूज करेंगे जब हमारा कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और उसी में फायर लग गया, मतलब कहीं करंट जा रहा है, लाइव करंट है और इसी में फायर लग गया, तो कौन सा एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करना है। तो नंबर ए CO2, नंबर बी ड्राई केमिकल पाउडर DCP जिसको बोलते हैं, नंबर सी क्लीन एजेंट को, या नंबर डी वाटर को। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो नहीं यूज करेंगे, नॉट यूज करके नहीं यूज करेंगे, कब, जब वो हम लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फायर लग गया और वो ऑनलाइन था, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको करेक्ट आंसर लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है वाटर कभी भी यूज नहीं करते, बाकी इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जो हमारा कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत तेज होता है, इससे आपको करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लग सकता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अगर ऐसा फायर लग रहा है किसी भी ऑनलाइन सिस्टम, घर में कहीं पर वायर में करंट जा रहा था उसमें फायर लग गया, तो कभी भी पानी नहीं डालना है। आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर यूज सकते हैं, क्लीन एजेंट यूज सकते हैं, बट वाटर यूज नहीं करना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या बात कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, इन चारों में से बताना है। नंबर ए पॉलीएथिलीन, नंबर बी पॉलीप्रोपिलीन, या नंबर सी ब्यूना एस रबर, या नंबर डी पीटीएफई। इन चारों में से कौन सा एक है जिसको हम कोपॉलीमर बोल सकते हैं। कोपॉलीमर आपको पता होना चाहिए कि कोपॉलीमर आप किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको आंसर बेस्ट लग रहा है इन चारों में से। आप जितना बार कमेंट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो क्वेश्चन आपके लाइफ टाइम मेमोरी में जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज नॉर्मली ऐसे पढ़ लेंगे, 10 दिन बाद चीजें भूल जाएंगे, लेकिन कोई अगर आपको ट्रिगर करके वो पूछता है कि उस समय याद है तुम्हें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में करवाता हूँ ताकि एग्जामिनेशन में जब आप जाएं क्वेश्चन देखते ही याद है, हाँ मैंने वहां तो वो क्वेश्चन लगाया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूना एस रबर को हम बोलते हैं कोपॉलीमर इन चारों में से, ठीक है ना, यही एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात जान लो कि कोपॉलीमर किसे बोलते हैं, कि जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं तो उसे हमारा क्या बन जाता है, कोपॉलीमर, ठीक है ना। उससे ज्यादा नहीं जानना इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। Which gas detector is commonly used in refineries to detect combustible gas leak? रिफाइनरी में ऐसा कौन सा डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं जो कंबस्टिबल गैस के लीक को बताता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नंबर ए ऑक्सीजन एनालाइजर, नंबर बी एक्सप्लोजीमीटर, या नंबर सी लक्समीटर, या नंबर डी साउंड लेवल मीटर, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन है जो हमारा डिटेक्टर ऐसा है जो रिफाइनरी में कंबस्टिबल गैस लीक को बताता है हमारा, ठीक है ना। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी रिफाइनरी के रिलेटेड क्वेश्चन और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े होंगे तो यहाँ आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा गेस करके भी लगा सकते हैं, चारों ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोसीमीटर, जिसको हम बोलते हैं एलईएल डिटेक्टर, लो एक्सप्लोजन लिमिट डिटेक्टर, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या बात कर रहा है। विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड एज ए ट्रांसपेरेंट सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो ग्लास का सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक ग्लास होता है जैसे ट्रांसपेरेंट ना, ऐसा कौन सा पॉलीमर जो ट्रांसपेरेंट की तरह यूज किया जाता है। नंबर ए पीएमएमए, नंबर बी पीवीसी, नंबर सी नाइलॉन, या नंबर डी पीटीएफई। इन चारों में से ऐसा कौन है जो ट्रांसपेरेंट होता है जो ग्लास की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपका सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है। तो जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीएमएमए हमारा जो होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर लिखा है पॉलीमेथिलीन मेटाएक्राइलेट, ठीक है ना। मैं जानबूझ के इस बार फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ, हर बार मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई फुल फॉर्म बताने आपको नहीं आएगा। यहाँ प्रैक्टिस करें ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या बात कर रहा है। Which factor has the greatest influence on the severity of a vapor cloud explosion? ठीक है ना, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है सीवियरिटी को वेपर क्लाउड हमारा एक्सप्लोजन का, ठीक है ना। नंबर ए कलर ऑफ द वेपर, या नंबर बी विंड डायरेक्शन ओनली, या नंबर सी क्वांटिटी ऑफ फ्लेमेबल वेपर विद इन द फ्लेमेबल रेंज, या नंबर डी ह्यूमिडिटी ओनली। इन चारों में से ऐसा कौन है जो बताता है हमारा वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का सीवियरिटी में कि बहुत ज्यादा सीवियर हो गया या नॉर्मल है, ठीक है ना, वो चीजें कौन बताता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि हमारा कितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्लेमेबल वेपर हमारा फ्लेमेबल रेंज में है या उससे ज्यादा हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अपना क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। सिलिकॉन पॉलीमर्स आर मेनली नोन फॉर दियर एक्सीलेंट, मतलब जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो किस कारण से जाने जाते हैं आपको बताना है। नंबर ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के चक्कर में, नंबर बी बायोडिग्रेडेबिलिटी के चक्कर में, या नंबर सी सॉल्युबिलिटी इन वाटर के चक्कर में, या नंबर डी हीट रेजिस्टेंस के चक्कर में। इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो सिलिकॉन पॉलीमर को इतना ज्यादा एक्सीलेंट बनाता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए, अगर सिलिकॉन से रिलेटेड चीजें आपने पढ़ा है तो बिना पढ़े इस चीजों को बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सिलिकॉन पॉलीमर होता है वो हीट को बहुत ज्यादा रजिस्ट कर लेता है, इसलिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा क्या करता है, बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन ऑक्सीजन का, ठीक है ना, इसलिए इतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है।
और ये क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या हीट रेजिस्टेंस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट सह सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसके बाद केमिकली स्टेबल होता है, ठीक। इंसुलेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, इसलिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। Which combustion product contributes significantly to global warming? इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आपको बताना है। नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी नाइट्रोजन, नंबर सी ऑक्सीजन, या नंबर डी आर्गन। इन चारों में से ऐसा कौन सा गैस है जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आपको बताना है। ये तो जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो हमें आजकल देखने को भी मिल रही है। इतना हाई टेम्परेचर आप यूरोप में देखने को मिला, 35 डिग्री पे ही उतना मेल्टिंग हो जा रही है रोड्स, क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं पड़ता है, इसलिए उसके रोड की डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि उतना टेम्परेचर नहीं जाएगा। बट इस बार ऐसा देखने को मिला कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वहाँ की जो रोड्स बनी हैं, वहाँ की चीज़ें मेल्ट होने लग रही हैं, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है अपना ग्लोबल वार्मिंग। तो वही बताना कि कौन सबसे ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में यूज होता है। यहाँ चीजें मैं दे भी दिया हूँ कि ये क्या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 अपना क्या बात कर रहा है। Which of the following polymers is extensively used for manufacturing electrical insulation material? ध्यान रखना है इन चारों में ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिकल जो इंसुलेशन होता है, मतलब जो वायर होता है उसका इंसुलेशन किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बनाने में, ठीक है ना। तो नंबर ए पीटीएफई, नंबर बी पीवीसी, नंबर सी पॉलीइथिलीन, या नंबर डी चारों तीनों के तीनों ऊपर वाले, ठीक है ना। तो आपको जो आंसर बेस्ट लग रहा है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या क्या सही लग रहा है इनमें से, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने बताइए कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के तीनों। और इन तीनों के पर्पज अलग होते हैं, मैं आपको पर्पज बता देता हूँ, आपको याद रखना चाहिए कि जो पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको केबल का इंसुलेशन बनाने के लिए करते हैं, और जो पीई होता है उसको अंडरग्राउंड केबल बनाने के लिए करते हैं, और पीटीएफए मतलब जो टेफ्लॉन होता है उसे हाई टेम्परेचर वायर को रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो आपको नहीं पता होगी वो चीज मैं बता देता हूँ, जो नॉर्मली पता है वो चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। विच फायर सप्रेशन मेथड वर्क्स बाय रिमूविंग द फ्यूल सोर्स। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है फायर को सेपरेशन करने का, फायर की लगा है तो उसको बंद करने के लिए कौन सा ऐसा मेथड है जो रिमूव करता है फ्यूल सोर्स को, ठीक है ना। मतलब तीन से हमारा लगता है, एक हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, एक टेम्परेचर या फ्यूल जलाने के लिए कुछ होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, जो फायर ट्रायंगल आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताया रहा कि फायर को जो सरपास करना है, हटाना है, उसको फ्यूल सोर्स को हटा के तो किस मेथड के थ्रू करते हैं। नंबर ए कूलिंग मेथड है, नंबर बी स्मूथिंग मेथड है, नंबर सी स्टारवेशन मेथड है, या नंबर डी केमिकल इनहिबिशन मेथड है, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो फ्यूल सोर्स को हटा के किया जाता है, फायर को हटाया जाता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोग को कौन सा चीज सबसे सही लग रहा है आंसर, ठीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टारवेशन जो मेथड होता है उसी को बोलते हैं कि स्टारवेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फायर ट्रायंगल से अगर समझ लो ये फ्यूल है तो इसे कट कर दिया जाता है, और जब एक ट्रायंगल से एक चीज हट जाएगा तो दो चीज के रहने से भी फायर वहां नहीं लगता, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपना क्या बात कर रहा है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं पॉलीमर से। इसको टीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कई बार डायरेक्ट आपको टीजी ही दे दिया जाएगा, फुल फॉर्म नहीं बताएगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिफाइन एज द टेम्परेचर एट विच, मतलब किस टेम्परेचर पे। नंबर ए पॉलीमर मेल्ट कंप्लीटली, नंबर बी पॉलीमर चेंज फ्रॉम ए रिजिड स्टेट टू रबरी स्टेट, या नंबर सी पॉलीमर डिकम्पोजेज, या पॉलीमर इवोपरेट्स। बताना है ऐसा टीजी कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है ना। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर इन चारों में से कोई एक है जो सही पाया जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने जो करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको करेक्ट लगता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमर चेंज फ्रॉम ए रिजिड स्टेट टू रबरी स्टेट। क्योंकि उस टेम्परेचर पे जो हमारा पॉलीमर होता है सॉफ्ट टू हार्ड है, ऐसे होता है, हार्ड टू सॉफ्ट ऐसे हो सकता है, डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं
कि अगर बिलो उसके टेम्परेचर है तो वो हार्ड हो जाएगा या ब्रिटिल हो जाएगा, अगर TG से एबव टेम्परेचर है तो सॉफ्ट हो जाएगा या फ्लेक्सिबल हो जाएगा। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा है तो सॉफ्ट और ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल, और टेम्परेचर उससे कम है तो हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या बात कर रहा है, इन ए रिफाइनरी हॉट वर्क परमिट इज मेनली रिक्वायर्ड बिफोर। रिफाइनरी में जो हॉट वर्क परमिट हम लोग इशू करते हैं वो किससे पहले करते हैं, आपको बताना है। मेनली रिक्वायर्ड बिफोर, किस चीज के बिफोर करते हैं? नंबर ए, ऑफिस वर्क करने से पहले, नंबर बी, हमारा पेंटिंग वॉल करने से पहले, या नंबर डी, लेबोरेटरी की टेस्टिंग करने से पहले, या नंबर डी, वेल्डिंग और गैस कटिंग करने से पहले हम वो चीज ध्यान रखते हैं। हॉट वर्क परमिट बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए परमिट के बारे में, कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, हाइट परमिट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सबसे सही आंसर लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को नॉर्मली पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए हम लोग हॉट वर्क परमिट यूज करते हैं, क्योंकि उस समय फायर लगने के भी चांस होते हैं, अगर वहीं कहीं फ्लेमेबल गैस हो तो भी फायर लग जाएगा, इसलिए उस समय सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 अपना क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। Which factor mainly increase the crystallinity of polymer? किसी भी पॉलीमर की क्रिस्टैलिटी, जो क्रिस्टल बनते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व रहता है? नंबर ए, लीनियर चेन स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा क्रिस्टैलिटी बढ़ती है। नंबर बी, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, या नंबर डी, हाई मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, या नंबर डी, क्रॉस लिंकिंग ओनली, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा पॉलीमर के क्रिस्टलिनिटी पे इफेक्ट करता है, और वो भी कौन सा फैक्टर इन चारों में से? जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टाइम ज्यादा आप मत लिया करिए, क्योंकि यहाँ आप चीटिंग करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, एग्जामिनेशन में आपकी जॉब चली जाएगी। यहाँ अगर मन लगा के आप करेंगे तो एग्जामिनेशन में उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, और एक बार सिलेक्शन हो गई मेहनत करने से, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, आपके माँ बाप की पूरी सम्मान समाज में मिलना शुरू हो जाएगा। जो पहले लोग बोलते रहता है, अरे कुछ नहीं, इनका बेटा घूमता रहता है, ये करता रहता है, वो करता है, एक बार आप ढंग से मेहनत कर लीजिए 6 महीने, जरूर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीनियर चेन स्ट्रक्चर जहां होता है वो क्रिस्टियनिटी में ज्यादा हमारा वर्क करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या बात कर रहा है, which of the following best describe ऑटो इग्निशन टेम्परेचर? अगर आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का डिफिनीशन भी पता होगा तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नंबर ए, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। नंबर बी, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस इग्नाइट्स विदाउट एन एक्सटर्नल फ्लेम और स्पार्क्स। या नंबर डी, टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रोजन। या नंबर डी, मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर। इन चारों में से ऐसा कौन सा लगता है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को, ठीक है ना। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अगर आप नाम से भी समझ लिए, मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ, जितने टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें होती है, फायर पॉइंट, ऑटो इग्निशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, सारे पे वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी। आप नहीं अगर जानते तो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए लोअर टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इग्नाइट विदाउट द एक्सटर्नल फ्लेम। मतलब क्या होता है, ऐसा कंपोजिशन जिसमें एयर में गैस का एक सफिशिएंट अमाउंट चला जाता है, जिससे वो खुद से ही फायर हो जाता है, ठीक है ना, किसी भी एक्सटर्नल आग देने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 क्या बात कर रहा है, which polymer is produced from एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराफिलेट एसिड? मतलब कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो प्रोड्यूस होता है एथिलीन ग्लाइकोल और टेराफिलेट एसिड से, ठीक है ना। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए ये। नंबर ए, नाइलॉन, नंबर बी, पीईटी, नंबर सी, पीवीसी, या नंबर डी, पीटीएफई। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेराफिलेटिक एसिड से, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, जहां पॉलीमर की बात आती है ये क्वेश्चन तो देखने को हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीईटी। पीईटी के थ्रू ही ये बनता है, मैं आपको रिएक्शन भी यहाँ दिया हुआ हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल और टेराफिलेट से बनकर क्या बनता है, पीईटी और वाटर हमारे बन जाते हैं। पीईटी वही है जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, ये सब वाटर बॉटल में यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 अपना क्या बात कर रहा है, ड्यूरिंग ए रिफाइनरी इंस्पेक्शन, जब किसी भी रिफाइनरी का इंस्पेक्शन किया जाता है, एक कंबसिबल गैस डिटेक्टर शो 40% एलईएल लो एक्सप्लोजिव लिमिट नियर ए पंप सील।
मतलब तब देखा जाता है कि जो हमारे पास डिटेक्टर है, कंबस्टिबल गैस डिटेक्टर, उसमें दिखा रहा है 40% एलईएल, ठीक है ना, और वो भी कहाँ पर, पंप की सील के पास, ठीक। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया गया है, सिचुएशन बेस्ड, कि आप ऐसे गए, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो क्या हो सकता है, ठीक। तो बताना आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा जब ऐसी कंडीशन चल रही थी। नंबर ए, कंटिन्यू वर्क एज नॉर्मल, जैसा चला उसे चलने देंगे। नंबर बी, इंक्रीज पंप की स्पीड बढ़ाने देंगे तो हो सकता है सही हो जाए। या नंबर सी, स्टॉप हॉट वर्क, मतलब वहां अगर कोई हॉट वर्क हो रहा है तो उसे बंद करेंगे। उसके बाद आइसोलेट द लीफ इफ द सेफ, अगर लीक जहाँ पे उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, एंड रिपोर्ट द कंडीशन, और कंडीशन को रिपोर्ट कर देंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नंबर डी, स्प्रे वाटर ऑन द पंप इमीडिएटली, पंप पे जो है अपना स्प्रे करने लगेंगे वाटर, ताकि जो लीक है वो बंद हो जाए, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो चारों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज सबसे बेस्ट हो सकता है उस समय पे, जब हमारा एलईएल 40% देखने को हमें मिला है। आप होते तो क्या करते, आपको अपना कॉमन सेंस लगा के बताना है, ये बिल्कुल जनरलाइज क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर कोई वहां पे हॉट वर्क हो रहा है तो उसे बंद करें, क्योंकि आपको पता है अगर उधर हॉट वर्क से कुछ स्पार्क निकलता है तो यहाँ पे फायर लगने के चांस रहेंगे। उसे कैसे भी लीक को बंद करने की आप कोशिश कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने सुपरवाइजर को या फिर अपने ऑफिसर को कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्या कर सकते हैं, तो हो सकता है उस पंप को बंद करके दूसरा पंप लाइनअप ले लिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 अपना क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोरोजन रेजिस्टेंस केमिकल स्टोरेज टैंक। एक हमें कोरोजन रेजिस्टेंस केमिकल स्टोरेज टैंक बनाना है, तो उस समय हम कौन सा पॉलीमर यूज करें जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई स्टोरेज टैंक रख रहे हैं, अगर उसमें ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं जो कोरोजन नेचर का हो, और इसको हम नॉर्मली बना देंगे आयरन का, तो वो धीरे धीरे उसको खा के लीकेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोरोजन रेजिस्टेंस हमें केमिकल स्टोरेज टैंक बनाना है, तो कौन सा पॉलीमर यूज करें। नंबर ए, पीटीएफई, या नंबर बी, पॉलीएथिलीन, या नंबर डी, पीवीसी, या चारों के जो ऊपर तीनों है, तीनों के तीनों यूज कर सकते हैं सर्विस के अपने डिमांड के अनुसार, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बताएं इन चारों में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, जो आप एग्जामिनेशन में दे देंगे तो पक्का है आपको वहां से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव डिपेंडिंग ऑन केमिकल सर्विस। क्योंकि आपको क्या चाहिए मैं आपको इधर बता भी देता हूँ कि आपको क्या चाहिए, जैसे केमिकल कंपेटिबिलिटी, ऐसा कोई मटेरियल लेना है जो केमिकल के साथ सुटेबल हो, या कितना टेम्परेचर पे आपको रखना है मटेरियल को, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना प्रेशर है उस मटेरियल का, या उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, तो साथ में कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी, कि ऐसा नहीं है दुनिया में हर चीज को स्टोर किया जा सकता है, और कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी ना कि इतना हमारे लिए सुटेबल है भी या नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 अपना क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे जरूर ध्यान रखा करिए, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबसन। जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंबसन मतलब उसे जलाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता, इन चारों में से आपको बताना है। नंबर ए, हीलियम, नंबर बी, वाटर वेपर, नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सा नहीं मिलता है। नोट पे हमेशा तुरंत स्टार लगा लिया करिए, पेन से गोला बना लिया करिए, और ऑनलाइन दे रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखा करिए कि जब हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है तो इन कौन सा प्रोडक्ट उसमें नहीं मिलता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर है, हीलियम कभी नहीं मिलता है, ये इनर्ट गैस है, हमें वाटर वेपर भी मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, अगर आप इतना क्वेश्चन देख के उसको आराम से टाइप करके आंसर कर ले जा रहे हैं तो मुझसे एकदम 100% आप गारंटी लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत दूर अब नहीं रह गया है, इसमें हो जाए नेक्स्ट में हो जाए कभी भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ये वीडियो ऐसे देख के चले जाते हैं, ऐसा नहीं वो देखते नहीं है, देख के चले जाते हैं, बट जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो कंफ्यूजन जनरेट होती है, क्या सर ने आंसर बताया था यार, कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन जो लोग आंसर टाइप करते हैं उनके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठा रहता है, क्योंकि उन्होंने खुद आंसर उसका दिया हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा सिर्फ आपका ही होगा, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इपॉक्सी रेजिन इज वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट एक्सीलेंट। जो इपॉक्सी रेजिन है केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्यों इतना ज्यादा यूज किया, क्या इसमें इतना ज्यादा एक्सीलेंट है, आपको बताना है। नंबर ए,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर बी एडहेशन एंड केमिकल रेजिस्टेंस, नंबर सी वाटर सॉल्युबिलिटी, या नंबर डी बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये चारों में से ऐसा कौन सा एक बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो उसका गुण है जो इपॉक्सी रेजिन को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडहेशन एंड केमिकल रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा केमिकल रेजिस्टेंस होने के कारण इपॉक्सी रेजिन यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 अपने क्या बात कर रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट इज करेक्ट। यहाँ दोनों के बारे में पूछ लिया कि फ्लैश पॉइंट क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट किसे बोलते हैं। अगर दोनों के बारे में जान रहे हैं तभी आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने नंबर ए, फ्लैश पॉइंट इज ऑलवेज हाइयर देन द फायर पॉइंट। नंबर बी, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट आर द सेम। नंबर सी, फायर पॉइंट इज हाइयर देन फ्लैश पॉइंट। या नंबर डी, फायर पॉइंट इज लोअर देन फ्लैश पॉइंट। चारों में से कौन सा सही है, जो सबसे बेस्ट आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं सारा चीज ये सब चीजें आपको पढ़ा के रखा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप करेक्ट आंसर जरूर देंगे। और जितना स्टार लगाना हो लगा लीजिए, ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फायर पॉइंट इज हाइयर देन फ्लैश पॉइंट। जो क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। छोड़िए, जो फ्लैश पॉइंट होता है आपको पता है वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर इग्नाइट होती है, और किस पे, मोमेंटली। मतलब आपने वो चाउमीन का ठेला देखा होगा ना, जब चाउमीन वो लोग बनाते हैं ऐसे उछालते हैं तो सडनली आप देखते हैं आग लगता होगा, बट वो ज्यादा देर नहीं रहता, तुरंत होता है, तुरंत बुझ जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लैश पॉइंट। जबकि जो फायर पॉइंट है वो कुछ टाइम, एटलीस्ट ए फ्यू सेकेंड इग्नाइट, मतलब कुछ टाइम तक वो जलता रहता है। इसलिए हमेशा फायर पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होती है फायर हमारा फ्लैश टेम्परेचर से, ठीक। यहाँ आपको दिया भी होगा, फायर पॉइंट इज ऑलवेज हाइयर देन द फ्लैश पॉइंट। क्योंकि जो फायर पॉइंट में होता है जो आग लगती है कुछ टाइम तक जलता है, जबकि जो फ्लैश पॉइंट में आग जलता है वो एकदम इंस्पॉन्टेनियस होता है, मोमेंट्री होता है, तुरंत जला तुरंत बुझ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जिंदगी में जो चीज हम देखते हैं, कुछ चीजों को आप इंजीनियर है उससे रिलेट करने की कोशिश किया करिए कि फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है। कहीं पे आपने डिफिनेशन पढ़ा है, उसको देखिए कहीं पर एक्चुअल में हो रहा है क्या ऐसा, तब वो आपको हमेशा याद रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। अभी जैसे चाउमीन वाला मैंने आपको बताया, तो फ्लैश पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि वो लोग जैसे उछालते हैं इस टाइप का तो सडनली फायर लगता है। या होटल में आप देखते होंगे खाना बनाते हुए वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं अपने फ्राई पैन को, तो सडनली फायर लगता है, बुझ जाता है। तो फ्लैश पॉइंट आप वहां से याद रख सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अपना क्या बात कर रहा है, पॉलीयूरेथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। जो पॉलीयूरेथीन अपना होता है वो किसके रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। नंबर ए, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से। नंबर बी, डाई आइसोसाइनेट और उसके बाद पोलियोल से। या नंबर सी, एथिलीन एंड क्लोरीन से। या नंबर डी, स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन से। चारों में से ऐसा कौन है जिसका दो के साथ रिएक्शन किया जाता है जिससे हमारा पॉलीयूरेथीन बन के तैयार हो जाता है, और वो आपको बताना है, ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा सही है, ए बी या सी या डी, कौन सा सही है आप बोलो, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाई आइसोसाइनेट जो होता है और जो पॉलियोल होता है, इसको रिएक्शन कराने से हमारा पॉलीयूरेथीन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 अपना क्या बात कर रहा है, ए वर्कर इंटर्स ए कन्फाइंड स्पेस। ध्यान रखिएगा कन्फाइंड स्पेस किसे बोलते हैं। ए वर्कर इंटर ए कन्फाइंड स्पेस विदाउट टेस्टिंग द एटमॉस्फियर। मतलब कहीं पर ऐसा जगह पे है जहां पर अंधेरा है और कुछ है उसमें, सपोज लो कहीं पे बॉयलर में कोई घुस गया या एक कोई टैंक था उसमें कोई घुस गया, बट उसने कभी उसने देखा नहीं कि वहां का क्या कंडीशन है, वहां एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं, कोई गैस तो नहीं है, वो कुछ नहीं देखा, बस घुस गया। विच हजार्ड इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न। मतलब कौन सा ऐसा हजार्ड है जो सबसे ज्यादा चिंता की चीज है वहां पे, ठीक है ना। तो नंबर ए, हाई ह्यूमिडिटी ओनली, ह्यूमिडिटी हो सकता है बहुत ज्यादा हो सिर्फ। नंबर बी, नॉइज बहुत ज्यादा हो सकता है। नंबर सी, लो लाइटिंग, लाइटिंग कम हो सकती है। या नंबर डी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी या टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस हो सकती है वहां पे। तो चारों में से ऐसा कौन सा जो सबसे ज्यादा चिंता की चीज होती है जब हम ऐसे कहीं टैंक में घुस जाएंगे विदाउट वहां का चीज जाने हुए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप बताइए। इसलिए इंडस्ट्री में कन्फाइंड स्पेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसके चक्कर में वहां पे हम लोग वर्क परमिट इशू करते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहां हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो, आप जाएंगे तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है वहां पर कुछ टॉक्सिक गैसेज हो या कोई आग लगने वाली गैसेज हो, तो आपको दिक्कत वहां हो सकती है, ठीक है ना।
तो ऐसा ना करें, जहाँ भी ऐसी जगह पे जाना है तो विदाउट सुपरविजन के, वहाँ विदाउट टेस्टिंग के आप अंदर ना जाएं। कोई कितना भी कहे तो एक बार बोलिए कि सर एक रिटर्न में परमिट मुझे चाहिए कि इधर सब कुछ नॉर्मल है, तब हम उधर काम करने जाएंगे, ठीक है ना। किसी के लिए, चाहे वो कोई कैजुअल वर्कर हो या आप लोग हो, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ पॉलीमर। जो हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है वो पॉलीमर के किस क्लास से बिलोंग करता है, वो आपको बताना है। नंबर ए हमारा जो थर्मोप्लास्टिक होता है उससे, नंबर बी इलास्टोमर से, या नंबर डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, या नंबर डी कोपॉलीमर से। इन चारों में से किससे बिलोंग करता है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी इससे रिलेटेड जो आंसर आपको लगता है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। मैंने पहले बताया थर्मोसेटिंग वो होते हैं कि जिनको एक बार कोई शेप दे दिया गया तो फिर उसको हीट करके हम मेल्ट या सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसी टाइप का हमारा पॉलीमर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 अपना क्या बात कर रहा है। Which of the following is the best method to reduce the risk of a dust explosion इन ए प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में डस्ट एक्सप्लोजन जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसका रिस्क को अवॉइड करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेटर है आपको बताना है। नंबर ए इंक्रीज डस्ट एक्यूमुलेशन, डस्ट को इंक्रीज एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लें। नंबर बी इंस्टॉल इफेक्टिव डस्ट कलेक्शन एंड हाउसकीपिंग सिस्टम, मतलब कहीं पर डस्ट को इकट्ठा करें, एक ऐसा सिस्टम बनाएं, या हाउसकीपिंग अच्छे से आप करें। नंबर सी यूज ओपन फ्लेम बाय ड्राइंग, मतलब ओपन कर दे सब कुछ ड्राइंग के द्वारा। या नंबर डी रिड्यूस वेंटिलेशन कंप्लीटली, मतलब उस चीज को पूरा ही बंद कर दिया जाए, कोई हवा ना आए ना जाए, ठीक है। तो इन चारों में से आपको कौन सा सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है कि जो डस्ट एक्सप्लोजन को अवॉइड करने में हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंस्टॉल इफेक्टिव डस्ट कलेक्शन। मतलब ऐसा कोई सिस्टम बनाए जहाँ पर डस्ट को हम कलेक्ट कर सके, जो उड़े उड़े ना बार बार। और या तो हाउस कीपिंग अच्छे से, मतलब जो डस्ट है उसे वहां से हटाते रहे हमेशा, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है। नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो नियोप्रीन अपना होता है पॉलीमर, वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है हमारा, वो बताना है। नंबर ए क्लोरोप्रीन, नंबर बी विनाइल क्लोराइड, या नंबर सी स्टाइरीन, या नंबर डी पॉलीप्रोपिलीन। इन चारों में से प्रोपिलीन, सॉरी पॉली नहीं है, प्रोपिलीन सिर्फ है। इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है आपको, जो हमारा नियोप्रीन को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। जिसके पॉलीमराइजेशन करने से नियोप्रीन हमारा बनकर तैयार होता है। मुझे पता है पॉलीमर एक थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग का टफ पोर्शन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती है। रिएक्शन तो मल्टीपल है, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा है, याद भी करने वाली चीज़ है। बट एग्जामिनेशन में यही आपको बूस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको छोड़ के चले जाते हैं ना, ठीक है ना। इसको जब वो छोड़ के चले जाएंगे तो यही 2 से 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको मेरिट मिलाता है, वही मेरिट में लाएंगे और वही उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेंगे ये 50-100 क्वेश्चन करके, तो सिलेक्शन अगर आपका होता है तो वर्थ है ये, ठीक है ना। ज्यादा इससे ज्यादा करना भी नहीं है, 50-100 क्वेश्चन बस करने हैं, उतने में आना होगा क्वेश्चन तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है नियोप्रीन का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोप्रीन का जो हमारा होता है उसका पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं तो क्या बनकर तैयार हो जाता है, नियोप्रीन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 अपना क्या बात कर रहा है। Which of the following fire extinguishers is most suitable for class B fire involving petrol। अगर कहीं पर क्लास बी का फायर लगा हुआ मीन्स, और वो भी साफ साफ बोला कौन सा, पेट्रोल का फायर लगा हुआ है, तो कौन सा एक्सटिंग्यूशर हम लोग यूज करेंगे आपको बताना है, ठीक है ना। नहीं के बारे में नहीं बोला, मोस्ट सुटेबल पूछा है, कौन सा यूज करेंगे। नंबर ए वाटर जेट यूज कर लो आप, फोम एक्सटिंग्यूशर यूज कर लो, सैंड बालू यूज कर लो, या नंबर डी वाटर मिस्ट ऑफ स्प्रेडिंग फ्यूल, मतलब जो वाटर मिस्ट होता है उसको वहां पे स्प्रेड कर दें, ठीक है ना। तो चारों में से ऐसा कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, जो हमारा पेट्रोल में फायर लगी हो क्लास बी की, उसको बुझाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जनरल नॉलेज की भी चीजें होनी चाहिए। अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे फायर एक्सटिंग्यूशर रखे होते हैं, तो आपको माइंड लगाना है कौन सा चीज वहां रहता है, कौन सा चीज नहीं रहता है वहां पे, ठीक है। वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फायर जो हमारा फोम एक्सटिंग्यूशर होता है वो यूज करते हैं, या इसके जगह पर हम CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं।
आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहां देखिएगा बहुत सारे एक्सटिंग्विशर रखे होंगे, रुक के थोड़ा उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ। वो लिखा हुआ क्लास बी के लिए CO2 या हमारा DCP भी लिखा होगा, ड्राई केमिकल पावर, या उसी को फोम बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो बेसिक चीजें अपना माइंड खोल के चलिए, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जो एग्जामिनेशन में काम आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 अपना क्या बात कर रहा है, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की डिफिनीशन आपसे पूछ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जामिनेशन में, HPCL में भी। नंबर ए, नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स के बारे में बताता है, या नंबर बी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, या नंबर सी, नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, या नंबर डी, नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स इन ए पॉलीमर चेन। आपको चारों में से बताना कौन सा आपको बेस्ट डिफिनेशन लग रहा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। बहुत बार DP से आपको रिप्रेजेंट वो करने को मिलता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट इन ए पॉलीमर चेन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात कर रहा है अपना, व्हिच गैस इज कॉमनली यूज्ड फॉर इनर्टिंग पेट्रोलियम स्टोरेज टैंक, मतलब ऐसा कौन सा हम गैस यूज करते हैं किसके लिए, पेट्रोलियम जो रिफाइनरी का स्टोरेज टैंक होता है उसको इनर्टिंग करने के लिए, मतलब उसके अंदर कुछ रह ना जाए, उसको क्लीन करने के लिए समझ लो, कौन सा गैस मोस्टली हम कॉमनली यूज करते हैं। नंबर ए, ऑक्सीजन यूज करते हैं, नंबर बी, हाइड्रोजन यूज करते हैं, नंबर सी, नाइट्रोजन यूज करते हैं, या नंबर डी, क्लोरीन गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस यूज करते हैं रिफाइनरी में जो स्टोरेज टैंक होता है उसको इनर्ट मतलब एकदम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ये तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है ये हमारा इनर्ट गैस होता है जो किसी गैस के साथ या लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और इससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो वहां पर सिंपल सी बात है वो टैंक क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 अपना क्या बात कर रहा है, बस 10 क्वेश्चन लास्ट और आपके लिए बचे हुए हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल लो से लेकर हाई में लेके जाता हूँ, ठीक है ना। विच फैक्टर जनरली इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंक्रीज करने से पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपको बताना है। नंबर ए, लोअर मॉलिक्यूलर वेट अगर रहे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नंबर बी, इंक्रीज ब्रांचिंग वाली ब्रांच बढ़ा दें तो, या नंबर सी, हाई मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो जाए तो, या नंबर डी, हाइयर मॉलिक्यूलर वेट रहे तब। इन चारों में से ऐसा क्या हो जाए जिससे हमारा क्या होता है कि पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, मतलब वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। आप आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइयर मॉलिक्यूलर वेट। जिस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे वैसे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 अपना क्या बात कर रहा है, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई इनकम्प्लीट कंबसन इज अनडिजायरेबल, किसी भी इंडस्ट्री में हमारा किसी भी मटेरियल का जो कंबसन होता है अगर वो इनकम्प्लीट है मतलब पूरा नहीं हुआ है तो हमें वो नहीं चाहिए, क्यों, मतलब अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो क्या हमें प्रॉब्लम आपको बताना है। नंबर ए, इट प्रोड्यूस्ड मोर यूजफुल हीट, इट्स प्रोड्यूस टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट, सूट मैंने पहले बताया आपको राख होता है, या नंबर सी, इट रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन, या नंबर डी, इट एलिमिनेट्स स्मोक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, वो भी किस चीज के लिए, कि अगर हमारा कोई भी मटेरियल है उसका कंबसन पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें क्यों नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है हमें कि वो हमें नहीं होना है, पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए कंबसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि अगर कंप्लीट कंबसन नहीं होता है तो वहां पे हमारा टॉक्सिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं और वहां से राख भी देखने को मिलती है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल गैस है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 अपना क्या बात करा देख लेते हैं, पॉलीमर डिग्रेडेशन ड्यू टू सनलाइट मेनली अकर बिकॉज ऑफ, जो पॉलीमर समझ लो कोई पॉलीमर है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो डिग्रेड होता है मतलब टूटने लगता है या उसका ब्रांच कमजोर पड़ने लगता है, वो क्यों होता है, किसके कारण होता है। नंबर ए, इंफ्रारेड रेडिएशन से, सनलाइट में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं ना, यूवी और अदर इंफ्रारेड ये सब, तो इंफ्रारेड रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, या रेडियो वेव से होती है, या साउंड वेव से होती है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि पॉलीमर पे सनलाइट पड़ने से वो डिग्रेड होता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए अपने ऑप्शन। अब बोलते होगा ना कि
अगर प्लास्टिक की चीज़ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो धूप में रख दो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ पूछना चाह रहा कि सनलाइट में ऐसा क्या होता है जिससे वो हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सनलाइट में हमारा यूवी रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, जिसके चक्कर में पॉलीमर हमारा डिग्रेड होने लगता है। ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है, क्रैकिंग उसमें आ जाती है, उसके बाद ब्रिटलनेस आ जाती है, कलर उसका चला जाता है। ये सब चीजें हमारी देखने को मिलती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट द फायर टेट्राहेड्रन। ध्यान रखिए ये फायर ट्रायंगल नहीं है। फायर ट्रायंगल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन न्यू टर्मिनोलॉजी आजकल यूज की जाती है इंडस्ट्री में, फायर टेट्राहेड्रन। ठीक है ना। इसका मतलब आपको बताना क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है। नंबर ए फ्यूल का, ऑक्सीजन का, हीट का, केमिकल चेन रिएक्शन का। नंबर बी फ्यूल, वाटर, हीट और स्मोक का। नंबर सी ऑक्सीजन, स्टीम, प्रेशर या हीट का। या नंबर डी फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और नाइट्रोजन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम फायर टेट्राहाइड्रन बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायर ट्रायंगल का जमाना गया कि फायर ट्रायंगल में पूछा जाएगा क्या क्या होते थे। अब नया टर्मिनोलॉजी आ गई है फायर टेट्राहाइड्रन, जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, खासतौर पे केमिकल इंडस्ट्री में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको पता है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तो हमारा फायर ट्रायंगल के पार्ट है। इसी में एक और ऐड किया है, केमिकल चेन रिएक्शन। अगर इसको भी बंद कर दिया गया तो भी फायर रुक जाती है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अपना क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जमाने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलीमर होते हैं मोस्टली डिग्रेड नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सालों साल तक ऐसे सेम बने रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कोई हमारा पॉलीमर हो जो डिग्रेडेबल हो, मतलब समय के अनुसार बारिश हो, हवा चलिए, सब धीरे धीरे उसके पार्ट टूट टूट के खत्म होकर मिट्टी में मिल जाए। ठीक है ना। तो इसका जो है नंबर ए पीवीसी हो सकता है, नंबर बी पॉलीएथिलीन हो सकती है, नंबर सी पॉली लैक्टिक एसिड हो सकता है, या नंबर डी पीटीएफई हो सकता है। इन चारों में से कौन सा हो सकता है जो सबसे बेस्ट आंसर है किसका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए ये चीजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीलैक्टिक एसिड, पीएलए बोलते हैं। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो पॉलीमर है वो जाने जाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, 5 क्वेश्चन लास्ट और आपके बचे हैं। अगर इतना पेशेंस आप बना लिए हैं तो मीन्स आप मान के चलिए आप सिलेक्शन से बहुत पास हैं। ठीक है। नंबर है, विच पॉलीमर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओरिंग यूज इन पेट्रोलियम सर्विसेज। आपको पता है कि बहुत सारे गैस्केट्स हमारे होते हैं जो दो फ्लेंज को ज्वाइंट्स करने के लिए, उनके बीच में लीकिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में ओरिंग ही क्यों सबसे ज्यादा सुटेबल तरीके से यूज की जाती है, आपको बताना है। नंबर ए क्योंकि ये ब्यूना एन से बना होता है, नंबर बी ये पीएमएमए का बना होता है, नंबर सी ये बेकेलाइट का बना होता है, या नंबर डी ये पॉलीस्टायरीन का बना होता है, इसलिए हम ओरिंग को यूज करते हैं। आपको बताना है चारों में से किसका बना होता है ओरिंग, और क्यों ही यही यूज करते हैं, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्यूना एन, जिसे नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है हमारा, ये इंडस्ट्री में हमारा क्या किया जाता है, मिनरल्स ऑयल्स होते हैं, डीजल होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, फ्यूल होते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं। उसके साथ ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ताकि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी कोरोजन ना करके दें, ये लोग उसको जल्दी कट ना हो जाए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ओरिंग को। ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एलडीपीई और एचडीपीई। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। एग्जाम में नहीं बताया जाएगा, बस मैं थोड़ा हिंट देने के लिए बता रहा हूँ आपको। नंबर ए, जो एलडीपीई होता है हैज मोर लीनियर स्ट्रक्चर देन एचडीपीई। एचडी से आप समझ लीजिए हाई डेंसिटी, एलडी से लो डेंसिटी। ठीक है ना। और एचडीपीई हैज द मोर ब्रांचिंग देन एलडीपीई, या एलडीपीई हैज स्लाइटली ब्रांच चेन whereas एचडीपीई हैज मोस्टली लीनियर चेन, या नंबर डी बोथ हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेन डिफरेंस आपको स्ट्रक्चरल में, मतलब ये लीनियर है या ब्रांचेज है, इस टाइप का स्ट्रक्चर डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है किसमें, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में से। ठीक है ना। जल्दी जल्दी आपको बताइए कि इन चारों में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट आंसर नजर आ रहा है, वो आप जल्दी से बताइए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है द हाईएस्ट ब्रांच चेन, इसमें ब्रांच चेन ज्यादा होता है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है वो लीनियर चेन होता है, ठीक है ना। मतलब ये इस टाइप का होता है, CH2 CH3 CH2 ऐसे करके बना होगा, जबकि ब्रांच में क्या होगा, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर ऐसे करके CH2 CH3 ऐसे करके बने होंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या बात कर रहा है, Which catalyst is commonly used in the manufacturing of SDP? जितना स्टार आप लगा सकते हैं उतना स्टार लगा दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर बी जिगलर नट्टे कैटलिस्ट, या नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या नंबर डी पोटेशियम परमैंगनेट। इन चारों में से कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने में, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, छोड़ना नहीं है, पूरा आंसर देना है 50 के 50 क्वेश्चन को, ताकि एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का डेट, हाँ एक चीज और बता दूं, एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, आप अपना अगर नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिगलर नट्टे जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो यूज किया जाता है इसके रिएक्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 अपना क्या बात कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग इन पॉलीमर्स जनरली रिजल्ट इन, मतलब जो हमारा पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग होते हैं उससे क्या फायदा हमें देखने को मिलता है आपको बताना है। नंबर ए इससे लोअर स्ट्रेंथ होती है, नंबर बी से इंक्रीज सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर सी इंक्रीज रिजिडिटी एंड हीट रेजिस्टेंस, या नंबर डी लोअर केमिकल रेजिस्टेंस। इन चारों में से ऐसा क्या होता है जो क्रॉस लिंकिंग होने से हमारे पॉलीमर को फायदा देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, या हमारा केमिकल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपना, उसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है और हीट रेजिस्टेंस भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए और बचे हुए हैं। वोल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज कैरी आउट मेनली बाय एडिंग, जो हमारा नेचुरल रबर का वोल्कनाइजेशन हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब उसमें क्या मिलाते हैं तो हमारा नेचुरल रबर का वोल्कनाइजेशन हो जाता है। नंबर ए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, उसमें सल्फर मिलाते हैं, या नंबर डी सी ऑक्सीजन मिलाते हैं, या नंबर डी नाइट्रोजन। इन चारों में से क्या मिलाते हैं कि हमारा नेचुरल रबर का वोल्कनाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फर, क्योंकि पता है वोल्कनाइजेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें सल्फर से रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है नेचुरल रबर में अगर हम सल्फर मिला दें तो वोल्कनाइज रबर वो हो जाता है। उससे क्या फायदा हमें देखने को मिलता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हीट रेजिस्टेंस उसका बेटर हो जाता है, उसके बाद स्टिकनेस उसका कम हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट, स्टिकनेस कम होती है बढ़ती नहीं है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारा सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है, इसके हिसाब से हाफ सेंचुरी, मैच के हिसाब से जो भी हो। तो 50 नंबर देख लेते हैं। व्हिच पॉलीमर एडिटिव इज मेनली यूज्ड इन टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पॉलीमर में ऐसा कौन सा एडिटिव हम लोग यूज करते हैं जिससे वो उस पॉलीमर का फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, वो आपको बताना है। नंबर ए प्लास्टिसाइजर, या नंबर बी फिलर, या नंबर सी एंटीऑक्सीडेंट, या नंबर डी पिगमेंट। इन चारों में से ऐसा क्या हम मिला देते हैं जो हमारा जो पॉलीमर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लास्टिसाइजर होता है उसको एडिटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं जिससे पॉलीमर का हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, इतना देर आपने पेशेंस बना के रखा, ठीक है ना। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो आप चैनल में सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। मैं बीच बीच में परेशान आपको इसलिए नहीं करता हूँ कि आप डिस्टर्ब ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, चीजें आप लोग के लिए अच्छी हो रही हैं और अच्छी करनी है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी एग्जामिनेशन में अच्छा हो, स्वार्थ नहीं बनना है। आपको एक सीट चाहिए, पूरी सीटें नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये मेंटेलिटी निकाल देनी है। अगर आप दूसरे का भी भला सोचेंगे तो भगवान आपका जरूर अच्छा कुछ करेगा, ठीक है ना। स्वार्थी नहीं बनना है। तो अगर कोई भी डाउट आपको नजर आता है इन क्वेश्चंस में या और कुछ को लेकर, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप उधर कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होने वाला होगा और इम्पोर्टेंट, जितना सिलेबस में चीजें लिखी हैं सारी कवर होंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा।
एग्जामिनेशन से पहले सारा प्रैक्टिस आपका होके जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।